Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss poem The Voice of the Rain, class 11th English Hornbill. Now let's start. This poem is written by Walt Whitman. वॉल्ट विटमैन कौन थे? वॉल्ट विटमैन वॉज born on May 31st, 1819 न्यूयॉर्क. वॉल्ट विटमैन का जन्म 31 मई न्यूयॉर्क यूएस में हुआ था. He was died on March 26, 1892, कैमेडन, न्यू जर्सी. और उनकी डेथ 26 मार्च 1892 कैमेडन, न्यू जर्सी में हुई थी. He was an American poet, journalist and essayist whose work collection Leaves of Grass, first published in 1855, is a landmark in the history of American literature. वह एक अमेरिकन पोइट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे एंड एसेइस्ट भी थे. Whose वर्ड्स कलेक्शन मीन्स पोम कलेक्शन, और जिनका पोम जो कलेक्शन था लीव्स ऑफ ग्रास फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855 में पब्लिश हुआ था. इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. मीन्स अमेरिकन लिटरेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट. द वॉइस ऑफ द रेन वॉज पब्लिश्ड इन आउटिंग अ पीरियडिकल. वॉइस ऑफ द रेन जो है वो एक पीरियडिकल पोम जो थी, जो कि आउटिंग में पब्लिश्ड हुई थी इन 1885. It was later included in Whitman's best known work Leaves of Grass. और बाद में इसको वॉल्ट विटमैन का जो सबसे बेस्ट वर्क था लीव्स ऑफ ग्रास, उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया. सो नाउ दैट्स ऑल. दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द पोइट एंड द वॉइस ऑफ द रेन. पोइट का और उनकी पोम का एक ही जनरल इंट्रोडक्शन था. नाउ लेट्स स्टार्ट. वॉइस ऑफ द रेन. वॉइस ऑफ द रेन. आज हम इस पोम में वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, बट नॉट इन अ साइंटिफिक वे, ओनली इन अ पोइटिक वे. आज हम इस पोम में जो वाटर साइकिल को डिस्कस करेंगे तो साइंटिफिक वे में डिस्कस ना करके हम इसको पोइटिक वे में डिस्कस करेंगे. हाँ, बट ये कि ये साइंटिफिक इसके जो टर्म्स हैं इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे. व्हाट इज इवोपरेशन या वाटर साइकिल क्या होता है? जैसे क्लास 3 और 4, 5 के बच्चे जब पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी क्लास 3, 4, 5 में पढ़ा होगा. व्हाट इज वाटर साइकिल की सबसे पहले क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वाटर. पानी का जो कलेक्शन होता है या पानी जो कलेक्ट होता है वाटर बॉडीज में, जैसे कि आपका ओशंस हुआ, लेक्स हुआ, रिवर्स हुआ, पॉन्ड्स हुआ, फिर वहाँ से एक आपका केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं इन अ गैसेस फॉर्म में. वो गैसेस फॉर्म में पानी इवोपरेट होता है. इवोपरेट होने के बाद ये कंडेंस होता है, मीन्स कूल डाउन होता है, जो कि क्लाउड्स के रूप में कलेक्ट हो जाता है ना. जैसे कि जब हम लोग बच्चे थे या छोटे बच्चों को आप देखिए, जब बारिश के मौसम में जो क्लाउड्स दिखते हैं तो वो आपको डिफरेंट शेप में दिखते हैं ना. तो कोई बोलेगा कि मुझे एलिफेंट का शेप दिख रहा है, कोई बोलेगा मुझे डॉग का शेप दिख रहा है. मीन्स डिफरेंट शेप्स कैन बी सीन ऑफ क्लाउड्स. तो वो अलग अलग शेप में अपने आप को फॉर्म कर लेते हैं. एंड उसके बाद फिर जो केमिकल एक तरह से रिएक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन. व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? रेन और स्नो जो जमीन पर जब गिरता है ना, द फॉल ऑफ रेन और स्नो, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन. और हम हो सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन होता है इन विच सॉलिड मटेरियल इज सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड, जिसमें सॉलिड मटेरियल जो है वो लिक्विड से सेपरेट हो जाता है. मीन्स जो बारिश की जो बूंदें गिरती है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन. और उसके बाद फिर ये नीचे आने के बाद पानी अपना कलेक्ट हो जाता है रिवर्स, पॉन्ड, लेक्स में. उसके बाद फिर इवोपरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर मीन्स ये जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है ये परमानेंट चलता रहता है. तो वी विल डिस्कस दिस वाटर साइकिल इन दिस पोम. इस पोम में डिस्कस करेंगे बट इन अ पोएटिक फॉर्म. सो नाउ दिस पोम इज रिटन इन अ फ्री वर्स. ये पोम जो है वो फ्री वर्स में लिखा गया है. व्हाट इज फ्री वर्स? फ्री वर्स अ टाइप ऑफ पोइट्री, एक तरह की पोइट्री होती है दैट
डज नॉट हैव राइम, जिसमें कोई एक राइम नहीं होता है, और हैव अ रेगुलर रिदम, और ना ही उसमें कोई एक रेगुलर रिदम होता है, मीन्स फ्री वर्स होता है, फ्री स्टाइल में लिखा होता है। जैसे जैसे पोइट्स की इमेजिनेशन होती है, जैसे जैसे उसकी कल्पना होती है, और जैसे जैसे उसके मन में थॉट्स आइडियाज आते जाते हैं, वो उसको वैसे ही कंपोज करता जाता है, लिखता जाता है। मीन्स पोइट इज नॉट बाउंडेड इन एनी पर्टिकुलर राइम। पोइट जो है वो किसी पर्टिकुलर राइम में बंधा हुआ नहीं होता है, वो अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी ही इमेजिनेशन में पोइट्री को कंपोज करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री वर्स। सो दिस पोइट्री इज रिटन इन अ फ्री वर्स। ये पोइट्री जो है वो फ्री वर्स में लिखी गई है। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आई जो है ना वो दो बार दिया, कई जगह दिया गया, बट दो तरीके से दिया। एक कहीं कहीं पर आई जो है वो पोइट के लिए यूज हुआ है, और कहीं पर आई जो है वो रेन के लिए यूज हुआ है। बट आप पढ़ते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि आई जो है, जब एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछते हैं कि यहाँ पर आई वर्ड जो है वो रेन के लिए यूज हुआ है या पोइट के लिए यूज हुआ है, तो वो आपको उसमें आपको यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो पोम जो है वो आर्केइक लैंग्वेज में लिखी गई है, या कई सारे वर्ड इसमें आर्केइक हैं। आर्केइक मीन्स क्या होता है? ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, या जिसको हम लोग शेक्सपियरियन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, शेक्सपियरियन इंग्लिश भी बोलते हैं। 14th सेंचुरी में शेक्सपियर के टाइम की जो इंग्लिश थी, दैट वाज कॉल्ड एज अ आर्केइक इंग्लिश, और आर्केइक वर्ड्स उस समय यूज होते थे। टाइम के साथ साथ चेंज होता गया, और थोड़े से या बहुत सारे मॉडर्न वर्ड्स उसमें यूज होने लगे हमारी इंग्लिश में, और उस समय की जो इंग्लिश थी वो आर्केइक लैंग्वेज या आर्केइक इंग्लिश हम उसको बोलने लगे। तो यहाँ पे जो दाउ वर्ड है ये आपका आर्केइक वर्ड है। दाउ मीन्स यू। एंड हु आर दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। मैंने उससे पूछा, आई मीन्स यहाँ पर पोइट है, पोइट कह रहा है हु आर दाउ, दाउ मीन्स यू, तुम कौन हो। हु आर दाउ मीन्स हु आर यू, तुम कौन हो। तो जो दाउ वर्ड है वो आपका आर्केइक वर्ड है। हु आर दाउ, तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने सॉफ्ट फॉलिंग शावर मीन्स रेन से पूछा। विच strains to tell gave me an answer as here translated। उसके साथ ही बोले विच स्ट्रेंज टू टेल, जो बताना बहुत ही स्ट्रेंज है, विचित्र है। गेव मी एन आंसर, क्योंकि रेन ने मुझे आंसर दिया, एज हियर ट्रांसलेटेड, जिसको मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहा हूँ। मीन्स रेन ने जो आंसर दिया पोइट को, उसके आंसर को पोइट यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहा है। I am the poem of earth, said the voice of the rain। अब यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस भी है। आई एम द पोम ऑफ अर्थ, रेन कहती है कि मैं इस पृथ्वी की पोम हूँ, कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, रेन की आवाज़ कहती है। यहाँ पे जो एक्चुअली इस पोम का जो टाइटल है उससे ही हमें समझ में आ रहा है कि आई एम द पोम ऑफ अर्थ या वॉइस ऑफ द रेन। एक्चुअली वॉइस वर्ड जो है वो ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए साउंड और वॉल्यूम वर्ड को यूज़ करते हैं। तो रेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। और वॉइस किसके लिए यूज़ हुआ है? लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। बट यहाँ पर पोइट ने वॉइस वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ किया है? रेन के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो यहाँ पर रेन को पोइट ने क्या कर दिया है? पर्सोनिफाइड कर दिया है, उसको लिविंग बीइंग की तरह या लिविंग थिंग की तरह यूज किया है। तो यहाँ पर आपका जो लिटरेरी डिवाइस है वो क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन ना, वहाँ पे पर्सोनिफाइड कर दिया इसने रेन को। द वॉइस ऑफ द रेन, रेन की आवाज़ कहती है कि आई एम द पोम ऑफ अर्थ, मैं इस पृथ्वी की पोम हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। इटर्नल, इटर्नल मीन्स होता है कॉन्टिन्यूस होना, परमानेंट होना, एंडलेस होना, नेवर एंडिंग होना, जिसका कभी अंत ना हो, जिसको हम लोग हिंदी में शाश्वत भी बोलते हैं, जो हमेशा रहती है। तो इटर्नल यहाँ पे कॉन्टिन्यूस के लिए वर्ड यूज हुआ है। इटर्नल आई राइज, इटर्नल मीन्स मैं हमेशा, लगातार, आई राइज मैं उठती रहती हूँ,
इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है कि दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब और टच्ड ओनली फेल्ट, कि जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, बट केवल महसूस कर सकते हैं। इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। अब यहाँ देखिए बॉटमलेस सी, सी समुद्र का कोई बॉटम नहीं होता है क्या? होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन पोइट ने यहाँ पर सी को कैसे बोल दिया? बॉटमलेस सी बोल दिया। मीन्स यहाँ पे उसको एग्जैजरेट कर दिया, हाइपरबोल कर दिया, यहाँ पे बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया कि सी का समुद्र का बॉटम तो होगा, तल तो कोई ना कोई होगा, बट वहाँ उन्होंने बोल दिया कि बॉटमलेस सी मीन्स बहुत नीचे उसका तल जो होगा। तो इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल मीन्स मैं जिसे टच नहीं किया जा, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, मैं लगातार कंटिन्यू उठती रहती हूँ आउट ऑफ द लैंड, लैंड से और बॉटमलेस सी से, मीन्स समुद्र से और पृथ्वी से मैं लगातार उठती रहती हूँ, कंटिन्यूअस उठती रहती हूँ। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। इन द एबव लाइन, इस लाइन में पोइट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, पोइट जो है वो सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछता है, रेन से पूछते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो? टू विच द रेन रिप्लाइड इन अ स्ट्रेंज टू स्टेट मैनर, जिसका रेन जो है वो रिप्लाई करती है किसमें? बहुत अजीब तरीके से आंसर करती है। इस पोइट को बहुत अजीब लगता है, विचित्र लगता है, स्ट्रेंज लगता है। जैसे कि मान लो आप किसी से नॉन लिविंग थिंग से आंसर पूछ दो और आप क्वेश्चन पूछ दो और अनएक्सपेक्टेड रहेगा, आप तो नहीं सोचोगे ना नॉन लिविंग थिंग आपको कोई आंसर दे रही है, बट पलट कर आपको आंसर मिल जाए तो आपको क्या लगेगा? विचित्र लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा ना। तो सेम थिंग इज हैपन विद द पोइट, पोइट के साथ भी सेम चीज हुई। जब उसने रेन से पूछा हु आर यू, तो उसने उसको आंसर भी दे दिया, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, सो विच इज वेरी स्ट्रेंज टू द पोइट, जो कि पोइट के लिए बहुत स्ट्रेंज हो गया। द रेन सेड, रेन ने कहा, दैट इट वॉज द पोम ऑफ द अर्थ एंड इट रोज कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस ओशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, कि मैं इस पृथ्वी की पोम हूँ और मैं लगातार इस लैंड से और बॉटमलेस सी से वेपर्स के रूप में उठती रहती हूँ। यहाँ पर जो एक कॉम्परेटिव एनालिसिस किया गया है किसके बीच में? नेचुरल फिनोमिनन के बीच में और इंटेलेक्चुअल फिनोमिनन के बीच में। मीन्स सिंपल सा एक नेचुरल और इंटेलेक्चुअल फिनोमिनन के बीच में एक कंपैरिजन किया गया है। पोम देखते हैं। Upward to the heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. I descend to lay the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all in them without me were seeds only, latent, unborn. अब यहाँ पे कह रहा है अपवर्ड टू द हेवन। अब हम लोग अगर साइंटिफिक वे में हम इसको पढ़ते हैं तो हम हेवन वर्ड को यूज़ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हेवन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बट हम पोइटिक लैंग्वेज में इसको पोइटिक फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो हेवन मीन्स स्वर्ग। तो कह रहा है अपवर्ड टू हेवन मीन्स, अब यहाँ हेवन से मतलब ऊपर की तरफ है, कि अपवर्ड टू द हेवन, मैं ऊपर की तरफ उठती रहती हूँ। वेंस, अब देखो यहाँ पे जो वेंस वर्ड है ना, ये आपका आर्केइक वर्ड है। वेगली फॉर्म्ड, वेगली फॉर्म्ड का मतलब altogether changed and yet the same. I descend to lay the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. Latent means छिपा होना, hidden. Unborn means जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है. So अपवर्ड टू हेवन मीन्स मैं स्वर्ग की तरफ या ऊपर की तरफ उठती रहती हूँ। वेंस मीन्स वेयर, जहाँ पर वेगली फॉर्म्ड, अब वेगली फॉर्म यहाँ पर किसके लिए यूज हो गया? क्लाउड्स के लिए, कंडेंसेशन यहाँ पर यूज हो जाएगा, है ना, क्लाउड्स के लिए, जहाँ पर मैं वेगली फॉर्म्ड हो जाती हूँ, जहाँ पर मेरे बहुत अलग अलग तरीके के शेप्स बन जाते हैं। ऐसे देखा ना आपने क्लाउड्स के कैसे अलग अलग तरीके से शेप्स होते हैं, तो उसी तरह से क्या ना, मैं वेगली फॉर्म्ड हो जाती हूँ और मेरे बहुत अलग अलग तरीके के शेप्स हो जाते हैं। ऑल टुगेदर चेंज, और मैं पूरी तरीके से चेंज हो जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं वही रहती हूँ, है ना। ऑल टुगेदर चेंज का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो रूप है, फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से बदला हुआ होता है, लेकिन येट द सेम, लेकिन फिर भी वही रहता है।
मीन्स यहाँ पे रेन का कहना है कि जैसे मैं ऊपर की तरफ उठती हूँ वहाँ पे मैं वेगली फॉर्म हो जाती हूँ, मेरी शेप्स चेंज हो जाती हैं। ऑल टुगेदर चेंज मीन्स सारे पूरे तरीके से चेंज हो जाते हैं, एकदम से चेंज हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं तो हूँ तो पानी ही। येट द सेम मीन्स हूँ तो पानी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप एक एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, अगर आप जब फ्रीजर में पानी रख रखेंगे एक बाउल में, तो वो समय क्या होगा, पानी होगा। लेकिन जब आप पानी को फ्रीजर में रख देंगे तो कुछ घंटे बाद आप उसको देखेंगे वो पानी किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, आइस में चेंज हो गया। तो वो साइक्लिक जो प्रोसेस हुआ है लिक्विड से गैसेस फॉर्म होते होते वो किस में चेंज हो गया, आइस में चेंज हो गया। फिर जब आप उसको बाहर निकाल के रखेंगे तो फिर से वो मेल्ट हो गया, किस में चेंज हो जाएगा, पानी बन जाएगा। तो लेकिन है तो वो पानी ही, जब वो गैसेस फॉर्म में जा रहा था तब भी पानी था, आइस के रूप में कन्वर्ट हो गया, आइस बन गया, तब भी वो पानी ही था, और जब मेल्ट हो गया पानी हो गया तब भी वो पानी ही था। तो सेम चीज़ वो कह रहा है कि अपवर्ड टू हेवन, जहाँ मैं ऊपर की तरफ उठती हूँ, और जहाँ पर वेगली फॉर्म, जहाँ पर मैं अलग अलग तरीके से फॉर्म हो जाती हूँ, मीन्स मेरे बहुत सारे रूप बदल जाते हैं। एंड ऑल टुगेदर चेंज, पूरे तरीके से चेंज हो जाती हैं, येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं हूँ तो पानी ही। आई डिसेंड टू ले द ड्रॉट, डिसेंड मीन्स टू कम डाउन, नीचे आना, उतरना। टू ले द ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स सूखा एरिया, जो ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं जहाँ पर सूखा पड़ा होता है। तो आई डिसेंड टू लेव, लेव मीन्स टू बेथ, धोना, गीला करना। I descend to lay the draughts, atomies and dust layer of the ग्लोब्स। और इस पृथ्वी पर, इस ग्लोब पर जो सूखे जो एरियाज है जहाँ पर सूखा पड़ा है, जो एटमीज है, जो छोटे छोटे से कण है, और डस्ट लेयर जहाँ पर धूल जमी हुई है पृथ्वी पर, इस पूरे ग्लोब पर, उसको धोने के लिए मैं उतरती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और मेरे बिना, विदाउट मी, अब यहाँ पे मी कौन है, रेन है। तो कह रहे हैं मेरे बिना जहाँ पर वो केवल बीज हैं, लेटेंट छुपे हुए हैं और अनबॉर्न है। मीन्स क्या है कि जैसे कि एग्जांपल के लिए आप मैंगो खाते हैं, है ना, गर्मियों में, या आप शुगर एप्पल जिसको हम लोग कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं, या वाइट ब्लैकबेरी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जब हम लोग खाते हैं, जामुन जिसको हम लोग बोलते हैं, खाने के बाद आप फेंक देते हो सीड्स को, ऐसे ही पड़े रहते हैं ज़मीन पर। और जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो उसमें फिर वो पेड़ जो है, वो बीज जो है, वो सीड्स जो है, वो किस में ग्रो हो जाते हैं, प्लांट में कन्वर्ट, प्लांट में चेंज हो जाते हैं, प्लांट के रूप में वो ग्रो कर जाते हैं ना। आप हर जगह देखिए, आम का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि मैंगो के पेड़ जो है आपको छोटे छोटे से जो प्लांट्स है वो आपको हर जगह मिल जाएंगे, है ना। तो वो वही कह रहे हैं कि जहाँ पर जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो ज़मीन में पड़े हुए हैं, और मेरे बिना वो केवल क्या है, सीड्स हैं, छुपे हुए हैं और अनबॉर्न है। एक्सप्लेनेशन देखिए, द रेन टेल्स द पोइट, रेन पोइट को बताती है दैट इट राइजेज अपवर्ड्स टुवर्ड द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, कि रेन जो है वो आकाश में ऊपर की तरफ उठती है वेपर्स के रूप में। वेयर इट चेंजेस इट्स फॉर्म, जहाँ पर ये अपने फॉर्म को चेंज कर लेती है, मीन्स कंडेंसेशन हो जाता है जहाँ पर। इट ऑल्सो सेज, ये कहती है दैट ऑल्दो इट्स फॉर्म गेट्स चेंज, यदि यद्यपि इसके फॉर्म चेंज हो जाते हैं, इट स्टिल रिमेन्स द सेम, लेकिन फिर भी ये सेम रहती है। मीन्स फॉर्म चेंज हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी रहती तो ये पानी ही है। रेन कम्स डाउन टू वॉश द ड्रॉट एंड प्रोवाइड वाटर, रेन, बारिश नीचे आती है किसको धोने के लिए, जो सूखे एरिया है, जो एटमीज है, और जो जहाँ पर डस्ट लेयर है, उनको पानी देने के लिए, उनको धोने के लिए, वेट करने के लिए। इट ऑल्सो वॉशेज अवे द डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के सरफेस पर जो डस्ट लेयर है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है, उनको भी धोती है। एंड द सीड्स इनसाइड द अर्थ ग्रो इनटू अ प्लांट, और कह रहा है पृथ्वी के नीचे जो बीज पड़े हुए हैं वो किस में ग्रो हो जाते हैं, प्लांट में, बिकॉज द वाटर प्रोवाइडेड बाय द रेन, क्योंकि उनको रेन के थ्रू क्या मिलता है, पानी मिलता है। इट गिव्स लाइफ टू द सीड्स, ये सीड्स को क्या देती है, लाइफ देती है, जीवन देती है। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट,
कहना फॉर एवर, और हमेशा, दिन रात। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। ओन ओरिजिन मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स अर्थ जिसको हम बोलें, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से, अर्थ से है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और हमेशा, दिन रात। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने ओरिजिन को क्या देती हूँ, जीवन देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं इसको प्योर बनाती हूँ और सुंदर बनाती हूँ। नाउ दीज टू लाइन्स इन रिटन इन अ ब्रैकेट, ये जो दो लाइन जो है वो ब्रैकेट में लिखी गई है। क्यों लिखी गई है, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पोइट्स ऑब्जर्वेशन, ये जो दो लाइनें हैं वो पोइट का ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि फॉर द सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, record or unrecord, duly with love written. Record or unrecord means, it means whether cared or not cared. It does not affect the rain nor the poet if someone listen to the rain or नॉट, है ना। कह रहे हैं कि जैसे कोई सिंगर जो है जब वो किसी सॉन्ग को प्रोड्यूस करता है उसके बाद ये लोगों तक जाता है, तो किसी को वो गाना पसंद आता है, किसी को वो गाना पसंद नहीं आता है, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर कर उसका जो क्रेडिट है वो किसको मिलता है, पोइट को मिलता है। इन द सेम वे जब बारिश आती है, जब रेनी सीजन होता है तो बारिश होती है, किसी को रेन पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती है, वो उसमें लोगों की सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। जैसे जो फ्लड प्रोन एरिया आ जाए, वेस्ट बंगाल है, बिहार हुआ आपका, या ईस्टर्न का स्टेट्स हैं आपके, वहाँ पर हमेशा बाढ़ आती है, तो उस समय लोगों को रेन पसंद आएगी क्या, नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो लेकिन जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं जैसे कि राजस्थान हुआ, गुजरात का कुछ हिस्सा हुआ, जहाँ यहाँ पर जब बारिश होती है तो लोगों को पसंद आती है ना। तो कहना है कि जैसे रेन चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, बट ये अपना काम पूरा करती है और वापस आ जाती है। उसी तरह से पोइट का, सिंगर का सॉन्ग होता है कि जब ये लोगों तक जाता है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है, बट अल्टीमेटली घूम फिर कर ये पोइट के पास आता है, और इसका जो क्रेडिट होता है वो किसको मिलता है, सिंगर को मिलता है। तो इन द सेम वे फॉर द सॉन्ग, कह रहे सॉन्ग के लिए, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस से जब इशू होता है, आफ्टर फुलफिलमेंट, आफ्टर फुलफिलमेंट मीन्स लोगों तक पहुंचने के बाद, वॉन्डरिंग, रैकेड और अनरैकेड, घूमने के बाद, चाहे लोग उसको केयर करें या ना करें, मीन्स चाहे लोग उसको पसंद करें या ना करें, ड्यूली विद लव रिटर्न, और विद लव जो है वो वापस आ जाता है, किसके पास, पोइट के पास, सिंगर के पास। और वैसे ही रेन जो है वो भी अपना काम करने के बाद वापस चली जाती है। सो नाउ दीज टू लाइन्स आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पोइट, ये जो दो लाइनें हैं वो पोइट का ऑब्जर्वेशन है। ये पोम में जो है एक्चुअली पोम और रेन के बीच में एक पैरेलल कंपैरिजन चल रहा है। दूसरा, इसमें पोइट जो है वो हमको एक जनरल मैसेज भी देता है कि वी शुड बी ग्राउंडेड, कि हमें हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए, एंड वी शुड बी ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, एंड पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को इसमें बताता है पोइट। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, द फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल और थैंकफुल, जब आप किसी के लिए थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर द पोम, ये है जो हमारी पोम था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।